जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के होम साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने जाएंगे, जो कि 2026 में के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम है छोटे बच्चों को जाने, नो द यंग चिल्ड्रेन। और ये 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए ये चैप्टर बना हुआ है, जिसमें हम लोग 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए क्या क्या चीज जरूरी है उन सब चीजों को देखेंगे। बट ये जो वीडियो होने वाला बच्चों, इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन देखेंगे, जो इनकी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट बात रहेगा उसको देखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव 1 देखेंगे हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने ज्यादा स्टडी किया और देखा, मुझे इस चैप्टर से लगभग 150 ऑब्जेक्टिव पिछले 10 से 15 सालों में पूछते हुए नजर आए हैं। इसीलिए मैं लगभग उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट करके इस वीडियो में डाला हुआ है, और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि वो किस ईयर्स में पूछा गया है। इसलिए वीडियो को शुरू से अब तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा बच्चों। और ये बिल्कुल फ्री क्लास है, आपको इसके लिए कोई पेड नहीं करना है। बस थोड़ा सा ये करना है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं, और समझिए यही हम लोगों का गुरु का चिन्ह होता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर के कुछ अस्मरणीय तथ्य, जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस चैप्टर में आ रहे हैं, उनको टेकअप कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वृद्धि का अर्थ क्या होता है। तो बालक के आकार में, कद में, वजन में जो परिवर्तन होता है उसी को वृद्धि कहते हैं। बच्चे का आकार बढ़ना, कद बढ़ना, उसका वजन बढ़ना, यही वृद्धि के अंतर्गत आता है इस चैप्टर में, इस चैप्टर के लिए। ठीक बच्चों, ठीक है। विकास की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है, यानी कभी भी याद रखिएगा, जीवों का विकास उसके जन्म से शुरू होता है और जब तक वो जीवित रहता है यानी मृत्यु तक चलती रहती है। विकास उसके मरने के बाद ही रुकता है। एक भारतीय बच्चे के जन्म के समय सामान्यतः भार 2.5 किलो होता है। जो इंडियन बच्चे जन्म लेते हैं बच्चों, उसके जन्म के समय वजन कितना होता है? एवरेज वजन बताया गया है कि 2.5 किलो का बच्चा होता है। भारत में जो जन्मने वाले बच्चे होते हैं उनका एवरेज वजन 2.5 किलो होता है। अस्थायी दांत 25 वर्ष की आयु तक निकलना जारी रहता है। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं कि हम लोगों का जो अस्थायी दांत होता है वो 8 से 10 साल में टूट जाता है। जन्म के बाद जो दांत का सेट निकलता है वो अस्थायी दांत होता है, जो टूटता है। उसके बाद जो दूसरी बार दांत निकलता है वो अस्थायी दांत होता है। उसके टूटने के बाद हमारा दोबारा दांत नहीं निकलता, और ये अस्थायी दांत लगभग 25 साल की आयु तक निकलते रहते हैं। ठीक है बच्चों, भाषा विकास के उपरांत छोटे बालक केवल गड़गड़ाते तथा कू की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जब भाषा विकास होता है तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 1.5, 2, 3 महीने के बच्चे जो होते हैं, वो बोलना जब सीखते हैं तो सिर्फ गड़गड़ गड़गड़ की आवाज निकालते हैं। साउंड, एक अलग साउंड निकालते हैं, समझे बच्चों। वो बोलते नहीं है, और उनके मुंह से कू की आवाज, क का कू ऐसी कुछ आवाज निकलती है, यानी वो भाषा नहीं बोलते, उसके बाद वो बोलना सीखते हैं। शुरू में वो गड़गड़ाते हैं या फिर कू की आवाज निकालते हैं। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं बच्चों, उस छोटे बच्चे में बीमारी की कैटेगरी 2 प्रकार की होती है। छोटे बच्चे में बीमारी की 2 कैटेगरी होती है, एक संक्रामक रोग, एक असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग वो होता है जो व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैले, और असंक्रामक रोग होता है जो एक बच्चे के शरीर से दूसरे बच्चे के शरीर में ना फैले। इसलिए रोगों की कैटेगरी को 2 भाग में बांटा गया है, संक्रामक और असंक्रामक। ठीक है बच्चों, स्तनपान शिशु के लिए प्राकृतिक और स्वाभाविक आहार है। स्तनपान का मतलब होता है माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उस क्रिया को स्तनपान कहते हैं बच्चों। और यह शिशु के लिए नेचुरल और स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा शिशु को आहार मिलता है। ठीक है बच्चों, रोग रोधक क्षमता 2 प्रकार के होते हैं। शरीर में रोग से लड़ने के लिए शिशु में जो क्षमता डेवलप होती है वो 2 प्रकार से होती है। एक होता है प्राकृतिक रोग रोधक, एक कृत्रिम रोग रोधक। प्राकृतिक रोग रोधक होता है जो माँ का दूध बच्चा पीता है, उसके बाद जो शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है उसको प्राकृतिक रोग रोधक कहते हैं। उसके बाद जो बच्चों को हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं, जो इंजेक्शन देते हैं, जो बाहर से
प्रोवाइड कराया जाता है दवाइयों के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, टीका के रूप में, तो उसको हम लोग कृत्रिम रोग रोधक कहते हैं। ठीक है, नेचुरल रोग रोधक ऐसा होता है जो अपने आप बच्चे के शरीर में बन जाता है, बीमारी हुआ कुछ दिन बाद ठीक हो गया, जो माँ उसके अंदर जो इम्यूनिटी रहती है उससे ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग बाहर से उसके अंदर रोग से लड़ने की शक्ति पेश करना चाह रहे हैं, जैसे बाहर से इंजेक्शन दे दिए, एंटीबायोटिक दे दिए, तो उसके अंदर जो रोग से लड़ने की शक्ति पैदा हुई उसको हम लोग कृत्रिम रोग रोधक कहते हैं बच्चों। ठीक है, हैजा एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो बच्चों में होती है, वो बैसिलस बैक्टीरिया के कारण होती है, जो ब्रीवियो कोमा कहा जाता है। ब्रीवियो कोमा कहा जाता है। हैजा जो है बैसिलस बैक्टीरिया के कारण होती है, जिसे हम लोग ब्रीवियो कोमा भी कहते हैं। बच्चों में एक और खतरनाक बीमारी होती है बच्चों, जिसका नाम है अतिसार। अतिसार में बच्चों को लगातार दस्त होता है, पतला मल जो है लगातार बच्चे त्यागते हैं, समझे, लूज मोशन जिसको कहते हैं बच्चों, ये भी बच्चे में सामान्य रूप से देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, अब है 15 से 20 माह तक में 15 से 20 माह में MMR के टीके द्वारा बाल विकास प्रतिरक्षित किया जा सकता है। MMR के टीके के द्वारा बच्चों में बाल विकास प्रतिरक्षित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये MMR जो है बच्चों, MMR में पहला M का मतलब होता है मिसल्स, ठीक है, दूसरा M का मतलब होता है मम्स, और तीसरा M का मतलब होता है रूबेला। ठीक है बच्चों, ये MMR का जो टीका दिया जाता है, ये टीका मम्स, मिसल्स और रूबेला के इलाज के लिए होता है। मम्स का मतलब होता है बच्चों खसरा, ठीक है, जो बहुत वायरल बीमारी है, बच्चों में बहुत खतरनाक सिद्ध होता है, वायरस के कारण होता है, जिससे बच्चे की जान भी जा सकती है। मम्स को हम लोग कहते हैं बच्चों कंठमाला। क्या कहते हैं बच्चों? कंठमाला कहते हैं। जो भी जिसमें जो ग्रंथियां होती है, लाल ग्रंथियां, उनमें सूजन हो जाता है और बच्चे के गले में दर्द होता है। और रूबेला तो आप लोग जानते ही हैं, जो एक तरह का खसरा ही है, जिसका जन्म जर्मन से हुआ था। जर्मनी में जो खसरा का उदय हुआ था उसको रूबेला के नाम से जाना जाता है बच्चों। ठीक है, जर्मन खसरा के रूप में भी इसको जाना जाता है। यह हल्का वायरल संक्रमण होता है, जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो MMR का मतलब हो गया है मिसल्स, मम्स, रूबेला। इन तीनों की बीमारी से बचने के लिए एक ही टीका होता है, इसका नाम है MMR। इसको दे देने से बच्चों में मिसल्स यानी खसरा, कंठमाला और रूबेला, इन 3 चीजों की बीमारी से सुरक्षा होती है बच्चों। ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक, अगला कुछ पॉइंट को भी देख लेते हैं। अक्षम बच्चे में अयोग्यता के कारण उनके विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। अक्षम बच्चे क्या हो गए बच्चों? सामान्य बच्चे जो जनरल बच्चे होते हैं, जो पढ़ते लिखते खेलते कूदते हैं, वह सक्षम बच्चे हो गए। अक्षम बच्चे वे होते हैं जो किसी काम को करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, उन बच्चों को विशेष शिक्षा दी जानी चाहिए, जैसे अंधे हो गए, बहरे हो गए, गूंगे हो गए, उनको विशेष शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, ताकि वह आने वाले समय में अपना डेवलपमेंट कर सके। पोषण संबंधी अंधापन विटामिन ए की कमी से होता है, और इसका बीमारी का नाम है रिकेटस। देखिए, अंधापन तो एक हो गया कि आंख आपका खराब हो गया, आंख फूट गया, किसी कारण से आंख में इन्फेक्शन हो गया, वो अंधापन अलग है। लेकिन जब अगर हम विटामिन ए के युक्त भोजन नहीं करेंगे, या बच्चों में विटामिन ए की कमी हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में एक बीमारी होती है, इसका नाम है रिकेटस, जिससे व्यक्ति को रात में नहीं दिखता है। इसको हम लोग कहते हैं अंधापन। मतलब रिकेटस कौन सी बीमारी है बच्चों? जिसमें बच्चे को रात में नहीं दिखे। ठीक है बच्चों, तो ये पोषण विटामिन ए की कमी से होती है, जिसमें बच्चे को रात में नहीं दिखता है। ये पोषण तत्व संबंधी बीमारी है। पोषण संबंधी बीमारी का मतलब होता है, अगर किसी पोषक तत्व की कमी से कोई बीमारी होती है, तो उसको हम लोग पोषण संबंधी बीमारी कहते हैं, जिसमें रिकेटस आता है। उसके बाद मान लीजिए आयोडीन की कमी से अनीमिया आएगा, लोहे की कमी से अनीमिया यानी खून की कमी, रक्तहीनता की बीमारी होती है। तो वैसा बीमारी जो किसी विशेष पोषक तत्व की कमी, जैसे विटामिन की कमी, ठीक है बच्चों, या आयरन की कमी, या और जिंक की कमी, इन सब की कमी से अगर कोई बीमारी होती है, तो उसको पोषण संबंधी बीमारी कहते हैं।
तो विटामिन ए की कमी से रिकेटस की बीमारी होती है, जो एक अंधापन वाला बीमारी है। व्यक्ति को रात में साफ साफ नहीं दिखता है। अंधे बच्चों के शिक्षण के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग होता है बच्चों? ब्रेल लिपि का प्रयोग होता है, जिससे अंधे बच्चे को पढ़ाया जाता है। ठीक है बच्चों, और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग, 2-4 पॉइंट और है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। बच्चों की आवश्यकता क्या है? बच्चों को क्या चाहिए बच्चों? बच्चों को खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, शारीरिक शिक्षा चाहिए, सुरक्षा, खाना मिलना चाहिए बच्चों को टाइम पे, कपड़ा अच्छा मिलना चाहिए, शारीरिक सुरक्षा होनी चाहिए, वृद्धि और विकास के अवसर दिए जाने चाहिए। ठीक है बच्चों, ये बच्चों की आवश्यक शिक्षा है। ठीक है, परिवार तथा संबंधियों का एक समूह जो बच्चों की वैकल्पिक देखभाल की अव्यवहारिक संस्था है। देखिए याद रखिएगा, परिवार जो है या संबंधी का समूह, रिलेशंस, परिवार हो या रिलेशंस हो, वो बच्चों की देखभाल करने वाली एक अव्यवहारिक संस्था है। अव्यवहारिक मतलब होता है, जो मतलब नहीं कर सकते आप लोग, अनऑर्गेनाइज्ड, यानी जिसको, जो कोई संस्था नहीं है, जो कोई कमिटी नहीं है, ये अपने आप अपने बच्चों की देखभाल करता है। किसी भी परिवार के सदस्य, किसी भी सगे संबंधी के जो मेंबर्स होते हैं, वो अपने परिवार, अपने खानदान, अपने परिचित के बच्चों की देखभाल करते हैं। तो याद रखिएगा, परिवार हो गया या सगे संबंधी हो गए, वो बच्चों की देखभाल करने का एक वैकल्पिक और अव्यवहारिक स्रोत है। ठीक है बच्चों, बालवाड़ी पोषण, कौन पोषण? बालवाड़ी पोषण, ये क्या होता है? तो याद रखिएगा, यह कोमा देना था। यह कार्यक्रम 1971 में लागू किया गया था और लगभग 5,641 बालवाड़ी संपूर्ण देश में 2.5 लाख बच्चों को लाभ पहुंचा रहे हैं। 2.5 लाख बच्चों को बालवाड़ी संगठन के द्वारा लाभ पहुंचाया जा रहा है। आपको ये जानना चाहिए कि जो बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम होता है बच्चों, वो भारत सरकार के द्वारा चालू किया गया है। भारत सरकार के द्वारा 1971 में चालू किया गया बच्चों, जिसका उद्देश्य होता है 3 से 6 साल के बच्चों को पोषण तत्व उपलब्ध कराना। क्या उपलब्ध कराना बच्चों? पोषण तत्व उपलब्ध कराना इसका एक मेन लक्ष्य है, ताकि बच्चे कुपोषण का शिकार न हो सके। आप अगर लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं कि बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा 1971 में चालू किया गया कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत 3 से 6 साल तक के बच्चों को पोषण तत्व उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। पोषण तत्व उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, ताकि बच्चे कुपोषण का शिकार न हो सके और बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। समझ में आया बच्चों? मानसिक विकास हो सके, ये बालवाड़ी संगठन का कार्यक्रम है। यानी इसके अंतर्गत बच्चों को पोषण प्रदान किया जाता है, बच्चों को आहार उपलब्ध कराया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो आंगनबाड़ी वगैरह होता है, उनमें बच्चों को आहार दिया जाता है, उपयुक्त आहार दिया जाता है, जो उनके स्वास्थ्य के विकास में मदद करते हैं। इसके अलावा जो प्री स्कूल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, प्री स्कूल बोलने का मतलब क्या होता है, जो मान लीजिए बच्चे 6 साल से कम है, तो उनके लिए प्री स्कूल की व्यवस्था की गई है। उन प्री स्कूल में डे केयर की सुविधाएं होती है, जिनमें जो बालवाड़ी संगठन के बच्चे लोग होते हैं, वो उन बच्चों की देखभाल करते हैं, उन्हें पोषण तत्व वगैरह उपलब्ध कराते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों? निम्न में कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? ये क्वेश्चन 13 में पूछा गया है। विशिष्ट बालक मतलब होता है विशेष बालक, जिनको, जो किसी शारीरिक रूप से कमजोर हो, जैसे अंधे, गूंगे, बहरे, लंगड़े, जिनका शारीरिक रूप से कमजोर हो, दिमाग मंद हो, उनको हम लोग विशिष्ट बालक कहते हैं। इनकी विशेष देखभाल की सुविधा होती है बच्चों। तो कौन से बच्चे विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं आते हैं? आर्थिक अक्षमता वाले, शारीरिक अक्षमता वाले, मानसिक अक्षमता वाले या सामाजिक अक्षमता वाले। तो याद रखिएगा, जिसका शरीर कमजोर हो, जैसे अंधे, बहरे, मानसिक कमजोर हो, जैसे मंद बुद्धि वाले, या फिर जिसका बुद्धि बहुत कम हो, जो मानसिक रूप से कमजोर है, या फिर जो सामाजिक रूप से कमजोर है, जैसे कि पागल वगैरह हो गया, ये सभी जो है विशिष्ट बालक की कैटेगरी में आते हैं।
आर्थिक अक्षमता, यानी जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है लेकिन भैया वो शरीर से तो सही है, गरीब है लेकिन शरीर सही है, दिमाग सही है, आर्थिक रूप से अक्षमता वाले बच्चे विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा बच्चों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन बोला है, बच्चों के वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है माता पिता के बीमार पड़ने पर, पिता की नौकरी जाने पर, माता की अनुपस्थिति में, या इनमें से सभी। तो आंसर बच्चों इसका होगा इनमें से सभी। माँ अगर बीमार पड़ जाए, पिता की नौकरी चली जाए, या माता पिता नहीं रहे, तो इस तीनों स्थिति में जो बच्चे हैं उनके वैकल्पिक देखभाल की जरूरत पड़ती है, ताकि कोई ना कोई उसको देखभाल करे। वैकल्पिक देखभाल मतलब होता है ऑप्शनल जो सुविधाएं होती है उसको वैकल्पिक कहते हैं। विकल्प के रूप में हमें इन सब कंडीशनों में एक ऐसे व्यक्ति है, एक ऐसे संस्था की जरूरत होती है जो बच्चे का देखभाल करे। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मैं आपको बता दूं कि 99.9% जगह पर अगर ऑप्शन इनमें से नहीं सभी रहता है तो वो सही होता है। 99.9% जगह पर कहीं कहीं आप लोगों को ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा, ज्यादातर इनमें से सही वाला ही आंसर होता है। इस चीज को ध्यान दीजिए, इनमें से सही वाला। ठीक है बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला गया है, बच्चों के स्कूल का टिफिन कैसा होना चाहिए? संतुलित, ठीक है, या जिसमें बच्चे का स्कूल बैग पुस्तकें न रखी हो। स्कूल बच्चे के स्कूल का टिफिन होना चाहिए, ठीक है, यानी एक तो संतुलित होनी चाहिए, दूसरा दिया गया है जिससे बच्चों का स्कूल बैग, बच्चों का स्कूल बैग या पुस्तकें खराब ना हो, ऐसी जगह में हमको भोजन रखनी चाहिए। प्रतिदिन विभिन्नताएं हुए, यानी हर दिन अलग अलग भोजन होना चाहिए, ठीक है, या इनमें से सभी। तो देखिए बच्चे को अगर टिफिन देना है ना, संतुलित भी देना होगा, ऐसा भोजन देना होगा जो बच्चों का स्कूल बैग और किताब को खराब ना करे, या हर दिन अलग अलग प्रकार के भोजन देने होंगे बच्चे को। एक ही दिन ऐसा नहीं कि डेली पराठा ही दे रहे हैं, डेली फल ही दे रहे हैं, डेली ब्रेड ही दे रहे हैं, जी नहीं। बच्चों को हर दिन टिफिन बदल बदल कर देना चाहिए, संतुलित आहार देना चाहिए, और ऐसे भोजन देना चाहिए जो बच्चे के स्कूल बैग को खराब ना करे। जैसे मान लीजिए टिफिन में मैंने कोई ग्रेवी वाला सब्जी दे दिया, तो ऐसे कंडीशन में निश्चित तौर पे अगर ग्रेवी बाहर गिर गई, रस बाहर निकल गया, तो भोजन जो है उसका जो स्कूल बैग या किताब खराब हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों प्रकार का भोजन बच्चों के टिफिन में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, क्या बोला गया है? चौथा नंबर क्वेश्चन बोलता है, ORS पेय बनाने के लिए किसके साथ मिलाना चाहिए? अगर हमको ORS पेय बनाना है तो हमें किसको साथ में मिलाना चाहिए? तो ORS पेय को किसके साथ मिलाकर देना चाहिए? ORS हमें किसके साथ मिलाकर देना चाहिए? दूध के साथ, सूप के साथ, जूस के साथ, या इनमें से कोई नहीं? देखिए ORS आप कभी भी दीजिए बच्चे को, ओरल रिहाइड्रेट सॉल्यूशन, वो जब भी दीजिएगा, ओरल रिहाइड्रेट सॉल्यूशन होता है ORS का फुल फॉर्म। 13 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ORS जब भी दीजिएगा, या तो आप पानी में दीजिएगा या तो आप जूस में दीजिएगा, दूध में, सूप में नहीं दे सकते आप। इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जूस में। बच्चों क्या होगा? जूस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, 2013 में पूछा गया है। यानी कि अगर माँ बच्चे को जन्म दे रही है, सामान्य जन्म मतलब जिसको कहते हैं ऑपरेशन करके नहीं, सीजर करके नहीं, बिना सीजर में अगर बच्चे का जन्म हुआ है, तो कितने देर बाद माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है? आधा घंटा, 1 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा। देखिए अगर घर में बच्चा मतलब नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, ऑपरेशन नहीं हुआ है, क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद तो माँ बेहोश रहेगी, उसकी हालत खराब रहेगी, दर्द रहेगा, वो बच्चे को दूध नहीं पिला पाएगी। लेकिन सामान्य प्रसव में आप माँ बच्चे को आधे घंटे के बाद दूध पिला सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर बोलता है, निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? माता के दूध के साथ एक नवजात शिशु मतलब तो वह शिशु जो अभी अभी जन्म लिया है, 15-20 दिन के बच्चे को नवजात शिशु कहते हैं, उसे माता के दूध के साथ क्या देना चाहिए? शहद, ग्लूकोज, पानी, या इनमें से सभी। तो देखिए नवजात शिशु को जो अभी अभी जन्म लिया है, उस बच्चे को माँ के दूध के साथ हम शहद भी
दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, शहद। ये भी 13 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 13 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया, माता का दूध अब अपमिश्रित नहीं होता है। ठीक है बच्चों, यानी माँ के दूध में कुछ मिलावट नहीं होती है। अगला दिया, यदि बच्चा को डायरिया हो तब भी दिया जा सकता है माँ का दूध। सिर्फ बच्चे के लिए संतोषप्रद है, माँ का दूध हमेशा ताजा होता है। ठीक है, तो इन सभी में कौन सा ऑप्शन सही है, तो याद रखिएगा माँ का दूध हमेशा ताजा होता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। माँ का दूध क्या होता है, हमेशा ताजा होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन है। 8वां नंबर क्वेश्चन, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन है बच्चों। तो देखिए, पोषण, वातावरण, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनमें से सभी। तो आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि पोषण अगर आप अच्छा नहीं दे रहे हैं तो बच्चे का विकास नहीं होगा। वातावरण अच्छा नहीं है तो बच्चे का विकास नहीं होगा। अंतःस्रावी ग्रंथि सही ढंग से काम नहीं कर रही है तो हार्मोन सही ढंग से रिड्यूस नहीं होंगे और बच्चों का सही विकास नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, इनमें से सभी। ठीक है बच्चों, 9वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन बोलता है, कथन ए, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। एकदम सही बात बोला गया है। कथन 2, कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा देता है, इसको यूज करने के साथ ये तुरंत ऊर्जा देता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। पहला बोला गया है दोनों कथन सही है, एकदम बात सही है, दोनों कथन सही है। यहाँ इसमें बोलता है दोनों कथन सही है। ठीक है, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। कथन 2 यानी 2 से 1 की व्याख्या हो रही है। यानी कथन 1 में कह रहा है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है, जो बिल्कुल सही है। कथन 2 कहता है कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा स्रोत है, यानी बहुत जल्द ऊर्जा देता है, तो ये भी बात सही है। और ये कथन 2 जो है कथन 1 का सही व्याख्या करता है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है बच्चों, ये सब पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब मेरा 1 सही होगा, जैसे ये तो साफ गलत है, कथन 1 सही है, 2 का सत्य गलत है। कथन 1 गलत है, 2 सही है, ये गलत है। ये दोनों तो साफ ही गलत है। इस दोनों में देख लीजिए, कथन 2 जो है 1 की सही व्याख्या कर रहा है, इसमें कथन 2 जो है 1 की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि कथन 2 जो है 1 की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अब 10वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 10वां नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सही है। क्या वृद्धि, यानी 2015 पूछा, वृद्धि से तात्पर्य शरीर के आकार में परिवर्तन है, या वृद्धि निश्चित अवधि के लिए होता है, या वृद्धि मापी जा सकती है, या वृद्धि इनमें से सभी। तीनों सही है। तो आप गौर करिए, इनमें से तीनों सही है, क्योंकि शरीर का आकार भी वृद्धि से बदलता है। वृद्धि एक निश्चित अवधि तक होता है, क्योंकि आपका एक समय आने के बाद आपका वृद्धि होना रुक जाएगा, आपका आकार बढ़ना रुक जाएगा, जीवन भर आप लंबा नहीं हुईएगा। और वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं कि हम कितना लंबा हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह करके वृद्धि के लिए ये तीनों कथन सही है कि यह इसमें शरीर के आकार में परिवर्तन होता है, निश्चित अवधि के लिए होता है, और इसे मापा जा सकता है। ठीक है बच्चों, 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन बोलता है सोचने, समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास का तात्पर्य क्या है। यानी किसी चीज को सोचना, उसको समझना और समस्याओं को सुलझाना। सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास होना क्या कहलाता है। 2015 में, 2016 में पूछा है। तो याद रखिएगा, ज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, सोचने, समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता ज्ञानात्मक विकास के अंदर आती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा बच्चों, ज्ञानात्मक विकास। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम लोग 12वें नंबर क्वेश्चन को। 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है किशोरावस्था में मासिक धर्म का संकेत नहीं है। किशोरावस्था में मासिक धर्म का संकेत नहीं है। यौन परिपक्वता, शादी करना,
प्रजनन अंगों का विकास, संतान उत्पत्ति। याद रखिएगा, मासिक धर्म जो है वह बताता है कि यौन परिपक्व हो गया है, हमारा प्रजनन तंत्र डेवलप हो गया है और हमें संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यानी कहीं ना कहीं किशोरावस्था में मासिक धर्म का संकेत शादी करने का संकेत नहीं होता है। ठीक है बच्चों, यौन परिपक्व होता है ये बता गया है, प्रजनन अंग डेवलप हो गया ये बता सकता है, संतान उत्पत्ति की क्षमता बढ़ गई ये बता सकता है, लेकिन शादी करने से इसका कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा बच्चों। ठीक है, अब 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय कौन सा टीका लगाया जाता है। ठीक है, बीसीजी, टिटनस, चेचक या हैजा। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, जैसे ही कोई बालक जन्म लेता है सबसे पहले उसको टीका दिया जाता है बीसीजी का, उसके बाद टीका दिया जाता है हेपेटाइटिस बी का। ये 2 टीका मस्ट है और कुछ देर बाद ओरल पोलियो वैक्सीन की 1 बूंद की खुराक दी जाती है। ये 3 टीका दिया जाता है। ठीक है, तो कौन सा टीका यहाँ दिया हुआ है, बीसीजी दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा बीसीजी। ठीक है बच्चों, बीसीजी। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है मोबाइल क्रेज घूमती है। मोबाइल क्रेज क्या होता है समझ लीजिए बच्चों। मोबाइल क्रेज, ये जो मोबाइल क्रेज है ये कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उनके बच्चों को दैनिक सुविधा देता है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, मोबाइल क्रेज जो है वह ऐसे बच्चे जो कि वंचित हैं, ठीक है, या जिसके माँ बाप कोई श्रमिक हैं, वह काम करने चले जाते हैं, ऐसे बच्चे को चलते फिरते डे केयर देता है। चलते फिरते डे केयर देता है, उनके बच्चे को दिन भर रखता है, भोजन देता है, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करता है। ठीक है बच्चों, उनको पोषण देता है, उनको शिक्षा देता है, ये सब मोबाइल क्रेज करता है। ये कहीं ना कहीं ये जो है उन बच्चों के लिए जो कि अपाहिज है या फिर जो मानसिक दृष्टि से कमजोर हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण रूप से काम करता है। तो मोबाइल क्रेज का संबंध किससे है, बच्चों से, नियोजकों से, कर्मियों से या माता पिता से। तो याद रखिएगा, मोबाइल क्रेज हमेशा बच्चों को अपने साथ लेकर घूमती है। ये क्वेश्चन 15 में और 16 में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा बच्चों। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जल की कमी प्रभावित नहीं करती है। जल की कमी प्रभावित नहीं करती है, क्वेश्चन 15 और 16 में पूछा गया है। किसको, भूख को, लार कम बनना, निर्जलीकरण, सूखी त्वचा। याद रखिए, अगर आपके शरीर में जल की कमी हो जाएगी तो मुंह में लार कम बनेगा, मुंह सूखेगा, शरीर निर्जलीकृत हो जाएगी, शरीर में पानी की कमी होगी, त्वचा सूखने लगेगी। तो कहीं ना कहीं जल की कमी किसे प्रभावित नहीं करती है, भूख को प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा 15 नंबर का। ठीक है बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं है। शारीरिक विकास के अंतर्गत कौन नहीं शामिल होता है, लंबाई, वजन, दांत या भाषा। तो याद रखिएगा, शारीरिक विकास के अंदर भाषा का कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, दांत का निकलना, ये सब शारीरिक विकास के अंदर आता है। 2016 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं, भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन है। कौन भाषा विकास को प्रभावित करता है, अभ्यास, परिपक्वता, स्वास्थ्य, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, इनमें से सभी भाषा विकास को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, इनमें से सभी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है। गर्भावस्था की कठिनाई कौन है, अपरिपक्व जन्म, गर्भपात, गर्भकालीन विषाक्तता या उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, ये सभी अपरिपक्व जन्म, गर्भपात या गर्भकालीन विषाक्तता, ये सब जो है हमारी गर्भावस्था की कठिनाई है। तो ऑप्शन होगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। ठीक है बच्चों, 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? इनमें से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? पोषण, धन, अंतःस्रावी ग्रंथि, रोग या चोट। तो याद रखिए बच्चों, विकास को धन प्रभावित नहीं करता है। आपको पोषण नहीं मिलेगा, आपका शारीरिक विकास रुक जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन नहीं निकलेगा, आपका शारीरिक विकास रुक जाएगा। आपके शरीर में कोई चोट लग गई या आपको कोई रोग हो गया तो ये भी आपके शारीरिक विकास को रोक देगा। आपका धन शारीरिक विकास को नहीं रोकता है। पैसा रहे या नहीं रहे, आपकी लंबाई बढ़ेगी, आपका चौड़ाई बढ़ेगा, आपका शरीर विकास होगा, आपका बाल बढ़ेगा, नाखून बढ़ेगा, ये सब आपका बढ़ेगा। यानी धन का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर बोलता है क्षय रोग का माध्यम क्या है? 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्षय रोग हम लोग कहते हैं टीबी को, जो कि ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। और ये किसके कारण होता है? दूषित वायु, दूषित भोजन या दूषित मिट्टी या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, क्षय रोग का ऑप्शन होगा इनमें से सभी। या दूषित वायु, दूषित भोजन, दूषित मिट्टी, इन सब के कारण होता है। ठीक है बच्चों, अब 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूध अच्छा स्रोत है कैल्शियम का, विटामिन ए का, विटामिन डी का या कार्बोहाइड्रेट का? तो याद रखिएगा, दूध जो है वो कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। दूध में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है बच्चों। बच्चों के लिए दूध बहुत जरूरी है। ये आपको, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 2017 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, तो दूध सबसे अच्छा, हालांकि दूध में सब होता है, ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत है, सब नहीं होता, विटामिन डी नहीं होता दूध में, विटामिन ए होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है हल्का मात्रा में, लेकिन सबसे ज्यादा दूध में कैल्शियम होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, अब हम 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्या कर रहा है बच्चों? 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है उच्च रक्तचाप, जिसको हम लोग हाई प्रेशर कहते हैं, बहिरापन, नींद में बाधा, उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, प्रदूषित ध्वनि से ये तीनों समस्या उत्पन्न हो सकती है। प्रेशर बढ़ सकता है, बहिरापन उत्पन्न हो सकता है, नींद की कमी आ सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है बच्चों, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? नहाना, कपड़े की धुलाई करना, दांतों की सफाई या हाथों की सफाई? आप लोग गौर करिए, आपको तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। आप सबसे ज्यादा जल इसमें से किस में यूज करते हैं? तो याद रखिएगा, कपड़े की धुलाई में सबसे ज्यादा जल यूज होता है। बहुत आदमी को आएगा कि नहाने में जी नहीं, नहाना आप एक बाल्टी से कर सकते हैं, लेकिन कपड़े की धुलाई के लिए 3-4 बाल्टी पानी लगता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 2018 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, अगला है टाइफाइड एवं हैजा की बीमारी किसके संदूषण से होती है? जल के, भोजन से, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए बच्चों, टाइफाइड जो है वह दूषित जल और दूषित भोजन से होता है। इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों, या कभी दे सकता है ए तथा बी दोनों। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। इस चीज को माइंड में रखिएगा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है? धुएं के कौन से स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है? ठीक है, मच्छर कुंडल यानी कोयल, जिसको हम लोग कहते हैं मॉस्किटो मारने वाला। ठीक है, बी नंबर में दिया है वाहन, सी नंबर दिया है सिगरेट, डी नंबर में दिया है चूल्हा। इनमें से कौन सा धुआं है जो डायरेक्ट आपके शरीर के अंदर नहीं जाता है? तो याद रखिएगा, मॉस्किटो का जो धुआं होता है वो डायरेक्ट हमारे शरीर के अंदर जाता है, ये हमें नुकसान पहुंचाता है। सिगरेट भी डायरेक्ट हमारे शरीर के अंदर जाता है। चूल्हा का धुआं भी हमारे शरीर के अंदर नहीं सीधे जाता, सीधे डायरेक्ट जाता है। वाहन का जो धुआं है वो डायरेक्ट हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं जाता है। ठीक है, यह किसी तरह प्रदूषित वायु के माध्यम से जाता है, लेकिन सीधे नहीं। आप मच्छर का कुंडली जहां चला के बैठेगा, सीधे आपका धुआं शरीर के अंदर जाएगा। सिगरेट का धुआं सीधे शरीर के अंदर जाएगा। चूल्हा भी जलाइएगा तो उसका भी धुआं सीधे आपके शरीर के अंदर जाता है। ठीक है बच्चों, 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन होता है प्रसवोपरांत, यानी बच्चे को जन्म देने के बाद, बच्चे को जन्म देने के बाद अवधि गंभीर होती है।
बच्चे को जन्म देने के बाद जो, ये डी नंबर ऑप्शन यहाँ गलती से लिखा गया बच्चों, इसका यहाँ टाइप हो गया है। प्रसव प्रांत बच्चों को जन्म देने के बाद जो अवधि होती है वो किसके लिए गंभीर होती है, यानी किसके लिए वह अवधि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद किसके लिए बहुत क्रिटिकल टाइम होता है और एक गंभीर समस्या होती है, किसको सुरक्षा में रखना जरूरी होता है, माता के लिए, बच्चा के लिए, दोनों के लिए, दोनों के लिए नहीं। तो याद रखिएगा, जब बच्चा जन्म ले प्रसव के बाद माता को और बच्चा को दोनों को बहुत ज्यादा सुरक्षित रखने की जरूरत होती है, इसलिए इसमें आंसर होगा हमारा दोनों, सी, यानी माँ की भी देखभाल की जरूरत होती है और बच्चे के देखभाल की जरूरत होती है। कब? प्रसवोपरांत। प्रसव मतलब होता है माँ जब बच्चे को जन्म देती है उसको प्रसव कहते हैं, उसके बाद माँ और बच्चे दोनों को विशेष देख रेख की आवश्यकता होती है बच्चों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है 27 नंबर में, इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है, यानी प्रसव के बाद इन सभी क्रियाओं में कौन सी क्रिया जो है वह माँ की देखभाल नहीं हो, माँ की देखभाल से संबंध नहीं रखता है। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। ऑप्शन दिया गया स्तनपान, व्यक्तिगत स्वच्छता, विश्राम और नींद, उत्तम आहार। याद रखिएगा इन सभी में ये तीनों क्रिया जो है इसका संबंध माँ से है। माँ को सफाई में रहना पड़ेगा, माँ को नियमित रूप से नींद लेना होगा, आराम करना होगा और उत्तम पोषक तत्व ग्रहण करना होगा। लेकिन ये जो स्तनपान है बच्चों, स्तनपान मतलब तो बच्चे को दूध पिलाना, इसका संबंध माँ की देखभाल से नहीं है, इसका संबंध बच्चे की देखभाल से है, इसका संबंध बच्चे की देखभाल से है, ठीक है बच्चों। इन तीनों का संबंध माँ की देखभाल से, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा स्तनपान, जिसका संबंध माँ की देखभाल से नहीं है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, 28 नंबर कह रहा है एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला टीका कौन है। किसी भी नवजात को 24 घंटे के अंदर कौन सा टीका मिलना चाहिए, तो याद रखिएगा ये तो तुरंत आपको दिया जाएगा, ये भी ओपीवी तुरंत दिया जाएगा, हेपेटाइटिस बी, ये तीनों बच्चा जैसे जन्म लिया जन्म के समय तुरंत ये टीका देना है। बीसीजी, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, और हेपेटाइटिस बी, ये तीनों टीका बच्चे को तुरंत देना पड़ता है और 24 घंटे के अंदर डीपीटी का टीका देना पड़ता है, ठीक है बच्चों। डीपीटी का टीका, डी फॉर डिप्थीरिया, टी फॉर टेटनस, पी फॉर पर्ट्यूसिस, ठीक है बच्चों, पर्ट्यूसिस, ये तीनों, इसमें एक ही टीका में ये तीनों बीमारी का टीका रहता है। ये तीनों टीका बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस, ये तो आपको बच्चा जन्म लिया तुरंत देना है और 24 घंटे के अंदर डीटीपी का टीका दिया जाता है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है। वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प क्या है बच्चों, ठीक है। इनमें से कौन बच्चों के नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है। आगे से खोलना, पीछे से खोलना, ऊपर से खोलना या नीचे से खोलना, यानी बच्चा का कपड़ा अगर खोलना है तो आप कैसे खोलिएगा, आगे से, पीछे से, ऊपर से या नीचे से। बच्चा का कपड़ा कभी भी कोशिश करिए बच्चों आगे से खोला जाता है, बच्चा का कपड़ा आगे से, पीछे से, ऊपर से और नीचे से खोला नहीं जाता। ऊपर से तो खोलना सबसे ज्यादा रिस्क है, बच्चे के गले में अटक जाता है और बच्चे का जो है सांस वगैरह लेने में बच्चे को दिक्कत होने लगती है। सबसे अच्छा विकल्प है कि बच्चे के कपड़ा आप आगे से खोलिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। 18 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। बच्चे का कपड़ा किधर से खोलना चाहिए, सामने से। इसीलिए आप लोग देखिएगा जो छोटे बच्चे के जो बेबी ड्रेस वगैरह होते हैं उनके बटन जो है बच्चों, बटन जनरली आप देखिएगा सामने लगा रहता है या फिर सामने में बांधने का सिस्टम भी रहता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, महिला प्रजनन तंत्र है, महिला प्रजनन तंत्र इनमें है सेक्स हार्मोन उत्पन्न करना। महिला प्रजनन तंत्र का काम क्या है, 2018 में पूछा, सेक्स हार्मोन उत्पन्न करना, बच्चे को जन्म देना, अंडा उत्पन्न करना, इनमें से सभी। देखिए महिला प्रजनन तंत्र का काम तीनों है, वह सेक्स हार्मोन भी उत्पन्न करती है,
बच्चे को जन्म देने में भी मदद करती है और अंडाणु उत्पन्न करने में भी मदद करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा बच्चों, इनमें से सभी, इनमें से सभी। अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा बच्चों, शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या कितनी है? यानी हमारे शरीर में मुख्य रूप से कितनी अंतःस्रावी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है बच्चों जिससे हार्मोन निकलता है और वह हार्मोन हमारे शरीर के विकास में मदद करता है। तो इन चारों में 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो हमारे शरीर की मुख्य अंतःस्रावी, हमारे शरीर में कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां बच्चों? 8 अंतःस्रावी है तो बहुत सारी, लेकिन इनमें से 8 मुख्य है। जैसे आपको अग्न्याशय हो गया, ठीक है बच्चों, पिट्यूटरी हो गया, पिट्यूटरी हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी ग्रंथियां हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से हमारे शरीर में 8 अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। बच्चों याद रखिएगा, अग्न्याशय हो गया, पिट्यूटरी हो गया, बहुत सारा है तो बहुत सारा। थायराइड हो गया, पाराथायराइड हो गया, अधिवृक्क हो गया, पीनियल हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ, महिलाओं में अंडाशय हो गया, अब पुरुषों में वृषण हो गया। इस तरह हमारे शरीर में मुख्य रूप से 8 अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं बच्चों, ठीक है। क्या क्या है? वृषण, अंडाशय, अग्न्याशय, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड, पाराथायराइड, अधिवृक्क और पीनियल, ठीक है बच्चों। अब अगला आते हैं, इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्राशय, वृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि, अंडाशय। ध्यान दीजिए, ये तीनों जो है ये पुरुष में पाए जाते हैं, अंडाशय महिला में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा अंडाशय। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बच्चों? अंडाशय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्भ अवस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? यानी जो बच्चे, माँ जो गर्भ धारण करती है तो लगभग कितने दिन के बाद बच्चे का जन्म होता है? तो लगभग 280 दिन बच्चों, लगभग 280 दिन में भ्रूण में पल रहे बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा बच्चों। क्या होगा? 280 दिन। गर्भ अवस्था की अवधि 280 दिनों की होती है बच्चों। बहुत आदमी 9 महीना भी कहते हैं, तो 9 महीने में बच्चे का जन्म नहीं होता है। 9 महीना प्लस होने के बाद बच्चे का जन्म होता है 10वें महीने में। तो 9 गुने 30, 270 हो गया। इसमें कुछ 31 दिन के भी महीना होते हैं बच्चों। तो लगभग 280 दिन के आसपास बच्चे का जन्म होता है। यानी 280 दिन के में एक बच्चा परिपक्व हो जाता है माँ के गर्भ में, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, इनमें से किस हार्मोन से कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कौन सा हार्मोन इसमें से है? जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एंड्रोजन हो गया। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो पुरुषों में कम मात्रा में निकलेगा तो पुरुष का पुरुषत्व यानी पौरुष गुण कमजोर पड़ेगा। यानी ऐसी स्थिति में यह पुरुष बाप भी नहीं बन पाता है, सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है। तो इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? तो इन चारों में एंड्रोजन सही होगा। ये तो महिला, ये दोनों हार्मोन जो है ना बच्चों, ये महिला हार्मोन है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये महिला हार्मोन है। एंड्रोजन जो है बच्चों वो पुरुष हार्मोन है। और इसकी कमी होने से पुरुषों में पुरुषत्व की कमी आ जाती है, पौरुष गुण कम होने लगता है, ठीक है बच्चों। इस चीज को याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, रजो धर्म जिसको हम लोग मासिक धर्म भी कहते हैं, यह सामान्यतः कितनी वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है? यानी कितनी वर्ष की आयु के बाद महिलाओं में रजो धर्म समाप्त हो जाता है? और जब रजो धर्म समाप्त हो जाएगा तो महिला माँ नहीं बन पाएगी। महिला माँ नहीं बन पाएगी। रजो धर्म समाप्त होने के बाद महिला माँ नहीं बन पाती। बच्चे इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो 45 से 50 वर्ष की उम्र में रजो धर्म समाप्त हो जाता है और उसके बाद महिला माँ नहीं बन पाएगी। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ठीक है। 36वें क्वेश्चन को देखते हैं, मानव शरीर में शक्ति कौन प्रदान करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन, इन चारों में शक्ति कौन देता है? तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट शक्ति देता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है बच्चों।
37 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 37 नंबर बोलता है बच्चों में असमर्थता हो सकती है। बच्चों में असमर्थता हो सकती है। ठीक है बच्चों, ये 2014 में और 2020 में पूछा गया। 2014 में और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों में असमर्थता हो सकती है जन्म के पूर्व, ठीक है बच्चों, जन्म के पूर्व, जन्म के बाद, जन्म के समय, इनमें से सभी। तो देखिएगा बच्चा जन्म के पहले भी असमर्थ यानी कमजोर हो सकता है, जन्म के बाद भी कमजोर हो सकता है, और जन्म के समय भी बच्चे में कमजोरी आ सकती है। तो ये तीनों आंसर सही होगा, तो इनमें से सभी लिखेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन बोलता है स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणु, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या इनमें से सभी? तो याद रखिएगा इनमें से सभी होगा, क्योंकि अंडाशय में ही अंडाणु बनता है और अंडाशय से ही ये दोनों हार्मोन निकलते हैं जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजन ये दोनों हार्मोन जो है बच्चों वह अंडाशय से ही निकलती है। तो आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला देखते हैं 39 देखते हैं बच्चों। निम्न में कौन पोषक तत्व है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इनमें से सभी। तो बच्चों तीनों पोषक तत्व है, तीनों हमारे शरीर के लिए जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा सही। ऑप्शन नंबर डी सही होगा बच्चों, इनमें से सभी, इनमें से सभी। ठीक है बच्चों, क्योंकि तीनों पोषक तत्व, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आप 40 नंबर देखते चलिए। 40 नंबर देखते बच्चों, नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है? नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है बच्चों? ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो याद रखिएगा नवजात शिशु जो है वह 24 घंटे में लगभग 16 से 18 घंटे तक सोता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि वह शिशु दिन भर सोया रहता है, जितना सोएगा बच्चे का विकास उतना ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन बोलता है थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन है बच्चों? एंड्रोजन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, इनमें से कोई नहीं। हम लोगों ने पढ़ा ये निकलता है अंडाशय से बच्चों, इंसुलिन निकलता है अग्न्याशय से। ठीक है बच्चों, थायरोक्सिन निकलता है जो आयोडीन से बनता है, वो निकलता है हम लोगों का किससे बच्चों? थायराइड ग्रंथि से। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है बच्चों? थायरोक्सिन निकलता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए, अब 2020 में पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? नमक में, सॉरी, नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? कैल्शियम, लोह तत्व, आयोडीन, पोटेशियम। हम सब जानते हैं बच्चों नमक में आयोडीन होता है, आयोडीन मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि नमक, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। अगर आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे तो हमें घेगा या गलगंड की बीमारी होगी, यानी हमारा थायराइड ग्रंथि फूल जाएगा और वह गला के बाहर दिखने लगेगा, गला हमारा फूल जाएगा। ठीक है बच्चों, 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 में बोलता है वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि बच्चों जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? फ्यूज ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिभृत ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि? तो याद रखिए बच्चों फ्यूज ग्रंथि, इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, क्योंकि जितनी भी ग्रंथियां हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम फ्यूज ग्रंथि करता है। इसीलिए हम लोग फ्यूज ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, निम्न में कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? निम्न में कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? यानी गर्भ में जो बच्चा है, गर्भ में पल रहा बच्चा की अवस्था किसके द्वारा जांच सकते हैं? मूत्र के द्वारा, रक्त के द्वारा, वजन के द्वारा, इनमें सभी। याद रखिएगा गर्भ में जो भ्रूण का विकास होता है उनको हम मूत्र से भी जांच सकते हैं, रक्त से भी जांच सकते हैं, वजन करके भी जांच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा बच्चों, इनमें से सभी। नहीं 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 मिस हो रहा बच्चों, सॉरी। गर्भावस्था का परीक्षण मूल रूप से मूत्र जांच द्वारा होता है बच्चों, मूत्र जांच द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, थोड़ा मिस हो रहा था हमसे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये 2020 में
क्वेश्चन पूछा गया है, और 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। यानी औरत प्रेग्नेंट है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए मूत्र का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हार्मोन असंतुलित होने का सामान्य लक्षण क्या है? जब आपके शरीर के अंदर हार्मोन अब डिसबैलेंस हो जाएगा, यानी कम निकलेगा या फिर बेसी निकलेगा, कुछ भी हो जाएगा, तो ऐसे में क्या हो सकता है? तो पहला ऑप्शन दिया है पेट की वसा का बढ़ना, यानी आपका मोटापा बढ़ेगा, घबराहट या चिड़चिड़ापन होना, नींद की कमी होना, या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा इनमें से सभी ऑप्शन होगा। हार्मोन अगर डिसबैलेंस होगा तो व्यक्ति का पेट में वसा बढ़ेगा, जिसके कारण मोटापा बढ़ेगा, शरीर फूलने लगेगा, घबराहट भी होगी, चिड़चिड़ापन भी आएगा, और नींद में कमी भी आएगी बच्चों। ठीक है, 45 नंबर हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। अंडे और शुक्राणु का संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडे मतलब अंडाणु, और शुक्राणु का मिलना क्या कहलाता है बच्चों? तो याद रखिएगा अंडाणु और शुक्राणु का मिलना निषेचन कहलाता है। जो शरीर के अंदर होता है तो अंतर निषेचन, शरीर के बाहर हुआ तो बाह्य निषेचन। तो अंडाणु और शुक्राणु का मिलना क्या कहलाता है बच्चों? निषेचन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? रोग से लड़ने की क्षमता शरीर में कितने प्रकार की होती है बच्चों? ऑप्शन दिया है ए 3, 2, 4, 6। तो याद रखिएगा रोग निरोधी क्षमता 2 प्रकार की होती है। पहली जो है वह है प्राकृतिक, जो कि अपने आप आता है, आपको बीमारी हुआ 2-4 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। और दूसरा होता है रासायनिक, कर सकते हैं इसको हम लोग, या बाह्य कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बाहर से केमिकल के द्वारा, दवा के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर रोग की क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करना, रोग से लड़ने की क्षमता को विकसित करना, वह बाह्य क्षमता के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया शरीर में रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार से पहुंचाई जाती है? तो नंबर 1 तो प्राकृतिक होता है, जो जन्म का ही होता है। बहुत आदमी को देखिएगा कि हल्का सा इन्फेक्शन होने से बीमार पड़ जाते हैं। अब बहुत आदमी बीमार जल्दी नहीं पड़ते हैं, तो वो प्राकृतिक है, उनका नेचर है, जो उनके शरीर में मौजूद जो भी रोग प्रतिरोधी क्षमता है, जिसका मजबूत रहेगा, वो आपको कितना भी ठंड में रहे, कितना भी गर्मी में रहे, वो बीमार नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग नाजुक कहते हैं, वो हल्के से परेशानी में या हल्का से इन्फेक्शन में बीमार पड़ जाते हैं। और दूसरा होता है रासायनिक, जो कि हम शरीर के अंदर या बाहर मेडिकल के द्वारा या दवा द्वारा हम लोग पहुंचाते हैं, उसे हम लोग बाह्य कहेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो कितने प्रकार के रोग प्रतिरोधी क्षमता होगा? 2 प्रकार की। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 48वां क्वेश्चन क्या बोलता है? विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। 17 में और 21 में पूछा है, विकासात्मक मनोविज्ञान किसके लिए लाभदायक है बच्चों? बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए, इनमें से सभी। क्या होगा इसका ऑप्शन बच्चों 48 नंबर का? तो याद रखिएगा विकासात्मक मनोविज्ञान जो है बच्चों के लिए भी लाभदायक है, शिक्षकों के लिए भी, अभिभावकों के लिए भी, यानी गार्जियन के लिए भी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग 49 नंबर को देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन को, क्षय रोग जिसको हम लोग टीबी कहते हैं बच्चों, क्षय रोग जिसको टीबी कहते हैं, उसका निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? ठीक है बच्चों, टीबी के निवारण के लिए जो कौन सा टीका लगता है, ये हम लोगों को बोलना है। टीबी के निवारण के लिए कौन सा टीका लगता है? ठीक है बच्चों, ये 17 में और 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है हेपेटाइटिस बी, ठीक है बच्चों, MMR, BCG, DPT। ठीक है बच्चों, जो BCG होता है बच्चों, वह BCG का टीका जो है वह हम लोगों को क्षय रोग यानी टीबी से बचाता है। तो टीबी से बचने का जो टीका है उसका नाम क्या है बच्चों? BCG। क्या नाम है? BCG। ठीक है बच्चों, तो आप लोग BCG का फुल फॉर्म भी जान लीजिए। BCG का फुल फॉर्म होता है बिसाइलस कालमिटी ज्यूरिन। ठीक है बच्चों, बिसाइलस कालमिटी ज्यूरिन, यह BCG का टीका होता है जो टीबी रोग से हम लोगों को बचाता है। ठीक है बच्चों, 50वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माँ के स्तनपान से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है?
माँ के स्तनपान से निकलने वाला पहला दूध, यानी बच्चे को जन्म देने के बाद माँ जो पहली बार दूध पिलाती है उसको हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोलेस्ट्रम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। 17 में और 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उस समय माँ का दूध हल्का पीला रहता है याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। और ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा रोग प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है, ये रोग से लड़ने की क्षमता बच्चों में प्रदान करता है, ठीक है बच्चों। ये 51 नंबर क्वेश्चन बोला है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बच्चों में आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा बच्चों? बेगा लिखा गया, घेगा, मधुमेह, बौनापन, रिकेटस। तो याद रखिएगा आयोडीन की कमी से बच्चों घेगा की रोग होती है, घेगा का बीमारी होता है जिसको गलगंड भी हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है बच्चों। 21 और 22 में पूछा गया, तो हम लिखा गया बच्चों, ठीक है। 51 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन मास्टर ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि। ठीक है बच्चों, इन चारों में कौन किस ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहेंगे? याद रखिएगा मास्टर ग्रंथि को हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं, और पीयूष ग्रंथि हिंदी में नाम है, इंग्लिश में उसी को हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यह सभी प्रकार की जो ग्रंथियां हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, सबसे निकलने वाले हार्मोन को पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन 53 नंबर देखते हैं, एड्स रोग कैसे फैलता है? 53 नंबर, एड्स रोग कैसे फैलता है? 2021 में क्वेश्चन बोला है, हाथ मिलाने से, संक्रमित सुई से, साथ साथ खेलने से, जल और भोजन से। तो बच्चों एड्स रोग हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, साथ में खेलेंगे तो भी नहीं फैलेगा, यहाँ तक कि उसके साथ बैठकर खाना खाएंगे तो भी नहीं फैलेगा। वह संक्रमित सुई से फैलता है। यहाँ ऑप्शन नंबर ये बी होगा बच्चों, या सी लगाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, संक्रमित सुई। उसके बाद उसका एक और कारण है, अनैतिक यौन संबंध से भी यह फैलता है बच्चों, अनैतिक यौन संबंध से भी फैलता है। अगर कोई स्त्री या पुरुष जो एड्स से यानी HIV से ग्रसित नहीं है, वह स्त्री या पुरुष किसी स्वस्थ व्यक्ति, मतलब अगर कोई स्त्री या पुरुष HIV से ग्रसित नहीं यानी स्वस्थ है, वह HIV से ग्रसित व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित कर ले तो वह भी एड्स का शिकार हो जाता है, ठीक है बच्चों। 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में कौन सा हार्मोन, किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है? तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को थोड़े दिन पहले ही देखा बच्चों, कि जो टेस्टोस्टेरोन है जो हमारे वृषण से निकलता है, इसके स्राव से व्यक्ति में पुरुषत्व का गुण आता है, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये जो है ये महिला का हार्मोन है। तो पुरुषत्व का गुण आने के लिए, पुरुष में पुरुषत्व का गुण आने के लिए उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का बढ़ना जरूरी है, ठीक है बच्चों। और ये हार्मोन हमारा किससे निकलता है? वृषण से निकलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन को। 55 नंबर क्वेश्चन क्या गया है, निषेचित डिंब, डिंब मतलब अंडाणु, निषेचित अंडाणु का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में, अंडाशय में, शुक्राशय में, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा जो शुक्राणु होते हैं, ठीक है बच्चों, और अंडाणु जो होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन मिलना निषेचन कहलाता है। और निषेचन के बाद एक भ्रूण का विकास होता है। निषेचन की क्रिया बच्चों फैलोपियन नालिका में होती है। कहाँ होती है? फैलोपियन नालिका में। और जब अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वो अंडाणु प्रवेश करता है गर्भाशय में, और गर्भाशय में ही उसका विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, गर्भाशय। क्या सही होगा बच्चों? गर्भाशय, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में कौन कुपोषण का कारण है? निर्धनता, पौष्टिक भोजन की कमी, अज्ञानता, इनमें से सभी। तो आंसर होगा इनमें से सभी। गरीबी के कारण हम लोग पोषक तत्व को नहीं ग्रहण कर पाते हैं, ठीक है। पौष्टिक तत्व की कमी होने से भी हम लोग कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। अज्ञानता, बस जानकारी नहीं रहने के कारण भी हम लोग कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों लगभग 150 क्वेश्चन है,
इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट, और 150 क्वेश्चन का अगर हम एक बार वीडियो बनाएंगे तो आप नहीं देख पाइएगा, तो मैं इसे 2 पार्ट में बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, 60 से 70 क्वेश्चन अभी बना देता हूँ और बचा हुआ क्वेश्चन को मैं दूसरे पार्ट में दूंगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा बच्चों। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला बोला गया है गर्भ अवस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, बिल्कुल सही है बच्चों। गर्भ अवस्था के दौरान अधिक पानी पीना चाहिए, ये भी सही है। शराब और नशीली पदार्थ का सेवन करना चाहिए, बच्चों ये साफ गलत है। अगर आप कभी भी चाहे चाहे आप गर्भ अवस्था धारण कर रहे हो, नहीं कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, किसी भी कंडीशन में शराब का या नशीले पदार्थ का सेवन हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही नहीं है। वजन के बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए, ये भी सही है, क्योंकि वजन हमारा बढ़ेगा तो बच्चों शरीर को नुकसान पहुंचेगा, इसीलिए हम लोगों को हमारे वजन बढ़ने पर भी ध्यान देना चाहिए। तो कहने का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी जो है वह गलत है। ठीक है, सही नहीं है। शराब और नशीले पदार्थ का सेवन हम लोगों को बिल्कुल नहीं चेक करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। ठीक है बच्चों, अब 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? जो हड्डियां होती है, हड्डी वो मुड़ जाती है, और हड्डी के मुड़ने की बीमारी को हम लोग कहते हैं रिकेटस। बच्चों में रिकेटस होता है, तो रिकेटस के कंडीशन में अंग की हड्डियां मुड़ जाती है, व्यक्ति का शरीर, बच्चे का शरीर टेढ़ा हो जाता है, पांव टेढ़ा हो जाता है, हाथ टेढ़ा हो जाता है, और वह किसकी कमी से होता है बच्चों? हड्डियां किसकी कमी से मुड़ती है? तो याद रखिएगा विटामिन डी की कमी से मुड़ती है, क्योंकि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि कैल्शियम को अब्जर्व करने की क्षमता बढ़ाता है। आप कितना भी कैल्शियम का टेबलेट खा लीजिए, अगर आप विटामिन डी का टेबलेट नहीं खाते हैं तो वो कैल्शियम को आपका शरीर अब्जर्व नहीं करेगा। एब्जर्व करने के लिए विटामिन डी खाना होगा। विटामिन डी खाएंगे तो आप कैल्शियम खाइएगा, तो कैल्शियम को एब्जर्व करेगा और वो आपका काम में आएगा। आप बच्चे को कितना भी कैल्शियम का टेबलेट दे दीजिए, अगर उसके शरीर में विटामिन डी की कमी रहेगी तो बच्चा का जो अस्थि है, हड्डी जो है वह मुड़ जाएगा और वह रिकेटस का शिकार हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है 2021 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है बच्चों। ठीक है, मेरे अंदाज से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक, अब आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शिशु के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना चाहिए? कीमती और टिकाऊ, टिकाऊ और रेशमी, आकर्षक और कम महंगे, या नायलॉन तथा रेशमी से? तो याद रखिएगा कौन से शिशु के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना उचित होता है? कीमती और टिकाऊ, टिकाऊ और रेशमी, आकर्षक और कम महंगे, नायलॉन और रेशमी। तो याद रखिए बच्चों नायलॉन वाले कपड़े और रेशमी कपड़े जो हैं वह बच्चों के लिए चुनाव करना सही माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा नायलॉन और रेशमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बच्चों को सुयोग्य बनाने के लिए क्या जरूरी है? बच्चों को सुयोग्य बनाना है तो उसके लिए क्या जरूरी है बच्चों? तो बच्चों को सुयोग्य बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए, बच्चों को सुयोग्य बनाने के लिए उचित भोजन, अच्छा घर, अच्छे वस्त्र, उचित निर्देशन। देखिए बच्चों में अगर डिसिप्लिन लाना ना बच्चों में अगर डिसिप्लिन लाना है तो आप उचित भोजन दीजिए। ठीक है, उससे डिसिप्लिन नहीं आएगा। सुयोग्य मतलब डिसिप्लिन। अच्छा घर दीजिए, उससे उस पर डिसिप्लिन नहीं आएगा। अच्छे कपड़े से डिसिप्लिन नहीं आएगा। बच्चों में डिसिप्लिन किससे आएगा बच्चों? उचित निर्देशन से, सही सलाह से। इसीलिए हम लोगों को बच्चों को सही सलाह देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, ये 60वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 61वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 62 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं एक ही साथ। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? निम्न में कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? क्या बोला बच्चों? निम्न में कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? रोग, चोट, पोषण, वातावरण, धन। तो धन जो है बच्चों विकास को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 62 नंबर क्वेश्चन बोला बच्चों, निम्न में कौन गर्भावस्था की कठिनाई है? गर्भावस्था की कठिनाई क्या है? गर्भपात, अपरिपक्व जन्म, गर्भकालीन विषाक्त, इनमें से सभी। याद रखिएगा इनमें से सभी। गर्भपात भी
गर्भ अवस्था के समय कठिनाई उत्पन्न करती है। अपरिपक्व जन्म यानी जन्म के पहले बच्चे का जन्म ले लेना, समय के पहले बच्चे का जन्म ले लेना, ये भी बच्चों गर्भ अवस्था को प्रभावित करती है। गर्भकालीन विषाक्त यानी अगर बच्चा पेट में है, गर्भ में है और उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया तो भी ये बच्चे को प्रभावित करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हुआ डी सही होगा। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है बच्चों, अब 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शिशु की औसत ऊंचाई कितनी है? भारतीय शिशु की औसत ऊंचाई कितनी है? 17 में और 21 में पूछा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी दिया है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी दिया 80 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 64 नंबर बोलता है बच्चों, प्रसवोत्तर अवधि यानी प्रसव के बाद की अवधि किसको कहते हैं? गर्भधारण से प्रसव तक, गर्भधारण से प्रसव के पूर्व तक, प्रसव से 45 दिन तक और प्रसव से 6 महीने तक। प्रसव से 6 महीने तक याद रखिएगा। प्रसवोत्तर मतलब होता है प्रसव के बाद, प्रसव के बाद 45 दिन तक की अवधि को हम लोग प्रसवोत्तर अवधि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा, प्रसव के बाद 45 दिन तक, यानी बच्चे के जन्म लेने से 45 दिन तक की अवधि को प्रसवोत्तर अवधि की गिनती में रखा जाता है। 65वां नंबर क्वेश्चन लिख के देख करके हम लोग इसको आज समाप्त करते हैं बच्चों। कल इसके बाद का जो दूसरे पार्ट में हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ डिफिनेशन दिया है। ठीक है बच्चों, 4-5 वीडियो बनेगा जिससे ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? घर में वायु प्रदूषण फैलने का क्या कारण है? खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, मच्छर मारक, तंबाकू या इनमें से सभी। याद रखिएगा, घर में खाना पकाने में आपको ईंधन से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण फैलाता है। जो मॉस्किटो बनाते हैं, जलाते हैं, वो भी प्रदूषण फैलाता है। और घर में कोई व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है तो वह भी घरेलू प्रदूषण का कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर होगा डी, इनमें से सभी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आज जो है वो हमारा 65 नंबर तक कंप्लीट होता है बच्चों। इसके बाद अभी देख लीजिए ढेर सारा क्वेश्चन है जो मैं पार्ट 2 में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो आप लोगों को जल्द मिल जाएगा बच्चों। ठीक, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसके बाद का जितना वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा बच्चों, जिससे आप टाइमली हमारे वीडियो को देख करके इसका फायदा उठा पाइएगा। जय हिंद, जय भारत। Yeah.